नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौरसिया, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सिलवानी, जिला रायसेन, आप सभी का सामाजिक विज्ञान की इस कक्षा में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के अध्याय 14 प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि आज़ादी मिलने के बाद से लेकर आज तक हमने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में विकास संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, परंतु फिर भी हम विकास की गति तीव्र नहीं कर पाए क्योंकि हमारे मार्ग में अनेक तरह की चुनौतियां खड़ी हैं। ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो हमारे भारतीय लोकतंत्र के लिए चुनौती उत्पन्न करती हैं? सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद, गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं के कारण हमारा देश का विकास नहीं हो पा रहा है। इन समस्याओं के कारण हम विकास कार्य में खर्च होने वाली राशि का पूरा विकास कार्यों पर खर्च नहीं कर पा रहे हैं। ये समस्याएं परस्पर अविश्वास और मतभेदों को बढ़ा रही हैं। इन समस्याओं से सामाजिक शांति व्यवस्था भंग होती है। प्राचीन काल की सामाजिक मान्यताएं, परंपराएं, अंधविश्वास जो कि आज के समय के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं हैं, आज भी समाज में व्याप्त हैं। आतंकवादी हिंसा कभी कभी गंभीर रूप ले लेती है। इन सभी चुनौतियों पर हमें विचार करना है और इनसे बचने का प्रयत्न करना है। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के 2 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला बिंदु है जनसंख्या विस्फोट और दूसरा बिंदु है बेरोजगारी। आइए सबसे पहले हम जनसंख्या विस्फोट पर बात करते हैं। जनसंख्या विस्फोट वह स्थिति है जिसमें जनसंख्या उपलब्ध साधनों से ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारे देश में यह स्थिति बहुत ही निकट दिखाई दे रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की जनसंख्या 121.6 करोड़ हो गई है। 2001 में जनसंख्या लगभग 100 करोड़ थी। इस प्रकार एक दशक में 22% जनसंख्या की बढ़ोतरी हुई है। यदि हम इन आंकड़ों की तुलना इससे पूर्व की जनगणना के आंकड़ों से करें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि औसतन प्रत्येक 10 वर्षों में जनसंख्या लगभग 25% बढ़ी है। अनेक उपायों को अपनाने के बावजूद हम पर्याप्त रूप से इस प्रतिशत को घटाने में सफल नहीं हो पाए हैं। नतीजा यह है कि हम जनसंख्या विस्फोट की ओर बढ़ रहे हैं। दुनिया में चीन के बाद भारत जनसंख्या के आधार पर दूसरे स्थान पर है। हमारे देश का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि हमारे देश की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 16.7% है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर है। हमारे देश में आज जनसंख्या विस्फोट के कारण वस्त्र, आवास और भोजन अर्थात रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। 1901 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की कुल जनसंख्या 23.8 करोड़ थी, जो 2011 की जनगणना में बढ़कर 121.6 करोड़ हो गई। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और शिक्षा के प्रसार के कारण हमारे देश में मृत्यु दर तेजी से कम हो रही है। मृत्यु दर वह दर होती है जो 1000 लोगों पर मरने वालों की संख्या होती है। यद्यपि जन्म दर भी घट रही है, परंतु इसकी गति बहुत ही धीमी है। किसी भी देश के प्राकृतिक संसाधनों का विकास जनसंख्या पर निर्भर करता है। जनसंख्या में आवश्यकता से अधिक वृद्धि अविकसित देशों के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है। चूँकि हमारा देश एक विकासशील देश है और यहाँ पर जिस तरह से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इस वृद्धि से हमारे देश में आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जनसंख्या जिस गति से बढ़ती है, उत्पादन में उतनी वृद्धि नहीं हो पाती। इसके परिणाम स्वरूप
प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है और इससे जीवन स्तर भी कम हो जाता है। कार्यकुशलता और कार्य क्षमता भी व्यक्ति की कम होती है। हमारे देश में 2 बच्चों के परिवार को आदर्श माना गया है, जबकि हमारे पड़ोसी देश चीन में 1 बच्चे के परिवार को आदर्श माना गया है। जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है उसके हिसाब से शीघ्र ही हमारे देश की जनसंख्या चीन से भी ज़्यादा हो जाएगी। क्या कारण है कि हमारे देश में जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है? जनसंख्या बढ़ने के पीछे कौन से कारण हैं? आइए हम उन पर चर्चा करते हैं। जनसंख्या विस्फोट के हम यहाँ पर 3 कारणों की चर्चा करेंगे। सबसे पहला कारण है सामाजिक कारण, दूसरा कारण है आर्थिक कारण और तीसरा कारण है अन्य कारण। हम यहाँ पर सबसे पहले जनसंख्या विस्फोट के सामाजिक कारणों पर चर्चा करेंगे। इनमें सबसे पहला कारण है संयुक्त परिवार। हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अधिकांश लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं और संयुक्त परिवार में रहने के कारण जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लालन पालन में, उनके पोषण में, उनके देखरेख में कोई परेशानी नहीं होती है। इस कारण से जनसंख्या वृद्धि होती रहती है। अगला सामाजिक कारण है कम आयु में विवाह होना। हमारे भारतीय समाज में लड़के और लड़कियों का विवाह कम उम्र में कर दिया जाता है और जब विवाह जल्दी हो जाता है तो संतान भी जल्दी होने लगती हैं। अगला सामाजिक कारण है भारतीय समाज का परंपरावादी होना। भारतीय समाज परंपरावादी है। लड़कों के जन्म को महत्वपूर्ण माना जाता है। जिस माता पिता के घर में सिर्फ लड़कियां होती हैं वह लड़कों की चाह में अधिक संतान उत्पन्न करते हैं। अगला कारण है महिलाओं की सामाजिक स्थिति कमज़ोर होना। चूँकि भारतीय समाज में महिलाओं की सामाजिक स्थिति प्राचीन काल से कमज़ोर रही है, इस कारण से भी जनसंख्या वृद्धि होती है। अगला कारण है बच्चों को ईश्वर की देन समझना। हमारे समाज में आज भी बच्चों को ईश्वर की देन माना जाता है। अब हम जनसंख्या विस्फोट के आर्थिक कारणों पर चर्चा करेंगे। इनमें सबसे पहला कारण है निर्धनता या गरीबी। निर्धनता के कारण अधिक बच्चों को कमाई का साधन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि परिवार में अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो वह ज़्यादा पैसा कमाकर लाएंगे। अगला कारण है कृषि पर निर्भरता। चूँकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे देश में आज भी 75% से ज़्यादा लोग कृषि और उससे संबंधित कार्य ही करते हैं। कृषि परिवार में लगे परिवारों के बच्चे उनके कृषि संबंधी कार्यों में सहायता करते हैं, जैसे कि पशु चराना, खेतों की रखवाली करना आदि। कृषि कार्य में अधिक बच्चे उपयोगी होते हैं। अगला कारण है दोषपूर्ण आर्थिक दृष्टिकोण। ग्रामीण जनता की यह धारणा होती है कि आने वाला बच्चा अपने साथ 2 हाथ पैर लेकर आएगा और उनके काम में सहायता करेगा, इसलिए वे बच्चों को वरदान मानते हैं। अब हम जनसंख्या विस्फोट के कुछ अन्य कारणों पर भी चर्चा करते हैं, जैसे कि शिक्षा का अभाव। अशिक्षित जनता अधिक जनसंख्या की हानियों को नहीं समझ पाती है, इस कारण से वे इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। दूसरा कारण है उष्ण जलवायु। हमारे देश की जलवायु गर्म है। यहाँ लड़कियों में परिपक्वता जल्दी आ जाती है। कम उम्र में शादी होने से अधिक बच्चे हो जाते हैं। अगला कारण है परिवार नियोजन के प्रति उदासीनता। संतान निरोधक विधियों की कमी है। अज्ञानता और अनुपलब्धता के कारण इन विधियों का प्रयोग कम हो रहा है। संतान निरोधक विधियों की भी कमी है। अगला कारण है घटती मृत्यु दर। हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से मृत्यु दर में कमी आई है और इस कारण से भी जनसंख्या कम नहीं हो पा रही है। ये तो हो गए जनसंख्या विस्फोट के कारण। अब जनसंख्या विस्फोट के कारण कौन कौन से परिणाम होते हैं, कौन कौन से प्रभाव होते हैं, आइए हम उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रभाव है प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आती है। दूसरा है बचत और विनियोग बहुत कम हो जाता है। परिवार में जिस पैसे की बचत की जा सकती है उस पैसे से परिवार के सदस्यों का भरण पोषण
किया जाता है, जिस कारण से बचत नहीं हो पाता। अगला प्रभाव है भूमि पर जनसंख्या का अधिक भार पड़ रहा है। कृषि योग्य भूमि आवश्यक मात्रा में अनाज उत्पन्न नहीं कर पा रही है। चूँकि जनसंख्या वृद्धि के कारण लोगों को रहने के लिए मकान की आवश्यकता होती है। जिस भूमि पर कभी कृषि की जाती थी उस भूमि पर मकान बन गए और इस कारण से कृषि योग्य भूमि भी कम हो गई। अगला प्रभाव है खाद्यान्न की कमी। खाद्यान्न यानी कि खाने पीने की वस्तुओं का उत्पादन सीमित हो रहा है और जनसंख्या में वृद्धि लगातार हो रही है। इस कारण से खाद्यान्न की कमी की समस्या हमारे देश में पैदा हो गई है। अगला प्रभाव है जनसंख्या वृद्धि के कारण आवास और शिक्षा की समस्या उत्पन्न हो गई है। रहने के लिए आवास क्षेत्र बढ़ता है, परिणाम स्वरूप कृषि और अन्य उपयोग हेतु भूमि कम पड़ती जा रही है। आपने देखा होगा कि जहाँ पर कभी खेत हुआ करते थे वहाँ पर अब कॉलोनियाँ बन गई हैं। अगला प्रभाव है स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यक मात्रा में पूर्ति नहीं हो पा रही है। हालांकि हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार हुआ है, लेकिन जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि हुई है उस गति से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार ना हो पाने के कारण हर एक व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। जनसंख्या वृद्धि का अगला प्रभाव है जनसंख्या वृद्धि से मांग बढ़ रही है, वस्तुएं कम मात्रा में उत्पन्न हो रही हैं, इससे वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है। स्वाभाविक है, जब बढ़ी हुई जनसंख्या में सीमित वस्तुओं की मांग बढ़ती है तो उस वस्तु की कीमत स्वतः ही बढ़ जाती है। अगला प्रभाव है बेरोजगारी में वृद्धि। जनसंख्या बढ़ने से श्रम की पूर्ति बढ़ जाती है, इससे बेरोजगारों की संख्या भी हमारे देश में लगातार बढ़ती जा रही है। जनसंख्या बढ़ने से ऊर्जा का उपयोग बढ़ जाता है, अधिक बिजली की आवश्यकता होती है, इससे अधिक बिजली घरों के निर्माण की आवश्यकता महसूस होती है। ये जनसंख्या विस्फोट के कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव थे जो कि हमारे समाज को, हमारे देश को प्रभावित करते हैं। जनसंख्या विस्फोट के ये परिणाम हमारे विकास प्रक्रिया के मार्ग में बाधा पहुंचाते हैं, अतः इन्हें दूर करने के उपाय किए जाने चाहिए, तभी जनसंख्या विस्फोट की समस्या से निपटा जा सकेगा। लेकिन जनसंख्या विस्फोट के समाधान के उपाय कौन कौन से हैं? आइए हम जनसंख्या विस्फोट के उपायों की भी चर्चा करते हैं। हमारे देश में जनसंख्या की वृद्धि दर को कम करने का एकमात्र उपाय है जन्म दर को घटाना। हमारे देश में जनसंख्या को कम और नियंत्रित करने के लिए जनसंख्या नीति अपनाई गई है। इस दिशा में सरकार ने आवश्यक कदम उठाए हैं, उनकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहला उपाय सरकार द्वारा जो किया गया है वह है परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया गया है। इसको बढ़ावा देने हेतु निरंतर इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अगला उपाय है शहर और गांवों में परिवार नियोजन केंद्र स्थापित किए गए हैं, विवाह की आयु बढ़ा दी गई है। अगला उपाय है परिवार नियोजन कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, प्रशिक्षण द्वारा उनको अधिक प्रभावशाली बनाया जा रहा है। अगला उपाय 2 बच्चों के मानक को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अगला उपाय बुनियादी प्रजनन सुविधाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। अगला उपाय है टीकाकरण का प्रचार प्रसार हो रहा है, स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, सामाजिक संस्थाओं को परिवार नियोजन कार्यक्रम से जोड़ा गया है। सरकार द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम को लगातार प्रोत्साहित करने के बाद भी उसका वांछित परिणाम देखने को नहीं मिल पा रहा है। कारण यह है कि जनता की भागीदारी इस कार्यक्रम में पूरी तरह से नहीं है। अतः जनसंख्या विस्फोट को राष्ट्रीय मुद्दा मानकर इसको जनता के समक्ष रखा जाना चाहिए और इसके प्रति जनता में जन जागृति लाने के प्रयास किए जाने चाहिए, तभी जनसंख्या विस्फोट पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। आइए अब हम बेरोजगारी की बात करते हैं। बेरोजगारी का अर्थ एक ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति वर्तमान मजदूरी की दर पर काम करने के लिए तैयार होता है परंतु उसको काम नहीं मिलता। कारण यह है कि काम करने वाले व्यक्ति ज़्यादा होते हैं और काम कम होता है, तो ऐसी स्थिति में बेरोजगारी की स्थिति
उत्पन्न होती है। बेरोजगारी की स्थिति में श्रम शक्ति और रोजगार के अवसरों की असमानता बढ़ती जाती है, अर्थात श्रम शक्ति ज़्यादा होती है और रोजगार के अवसर कम होते हैं। इसमें श्रमिकों की मांग की अपेक्षा पूर्ति अधिक होती है। ऐसी स्थिति में बहुत से व्यक्ति काम करने योग्य तो हैं, परंतु उनको काम नहीं मिलता है। इसे ही बेरोजगारी कहते हैं। हमारे देश में बेरोजगारी दो प्रकार की होती है। एक होती है शहरी बेरोजगारी और दूसरी होती है ग्रामीण बेरोजगारी। शहरी बेरोजगारी की बात करें तो बड़ी संख्या में शिक्षा प्राप्त करके लोग बेकार बैठे रहते हैं। इससे शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या शहरों की ओर आ रही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में तो रोजगार के अवसर होते ही नहीं हैं। मशीनीकरण और आधुनिकीकरण के कारण अवसरों की संख्या कम हो गई है। इससे औद्योगिक श्रमिकों में निरंतर बेरोजगारी बढ़ रही है। जो कार्य पहले 4 मजदूर करते थे, उस काम को एक मशीन के द्वारा अब किया जाने लगा है। दूसरी बेरोजगारी है ग्रामीण बेरोजगारी। कृषि क्षेत्र में वर्ष भर काम नहीं रहता। 6 माह कृषक बेकार रहते हैं, अर्थात उनके पास कोई काम नहीं रहता। पूंजी का अभाव होने के कारण कुटीर उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है। इन्हें वर्ष भर कार्य नहीं मिल पाता है, उनकी कमाई में बढ़ोतरी नहीं हो पाती है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि कार्य होते थे, उनमें भी मशीनों का प्रयोग होने लगा है। जैसे कि पहले किसान खेतों में हल जोतने का काम करता था, लेकिन अब उसकी जगह पर ट्रैक्टरों के द्वारा प्रयोग हो रहा है। खेतों में थ्रेशर, हार्वेस्टर सहित कई तरह की मशीनें काम करने लगी हैं, जिससे खेतीहर मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। हमारे देश में बेरोजगारी की स्थिति बहुत अधिक विकराल है। बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भारत में बेरोजगारी के कारण, इनमें सबसे पहला कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण काम करने वालों की संख्या तो बढ़ रही है, परंतु जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ रही है, उस अनुपात में काम के अवसर नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगला है कृषि पर बढ़ता दबाव। जनसंख्या वृद्धि से कृषि भूमि पर जनभार बढ़ा है। इसके कारण उपलब्ध भूमि पर छिपी हुई बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। इसका परिणाम यह हुआ कि परिवार का जीवन स्तर कम हुआ है और प्रति व्यक्ति आय भी कम हुई है। अगला कारण है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। शिक्षा प्रणाली पर्याप्त व्यावसायिक नहीं है। इससे लाखों लोग BA MA करने वाले लोग बेरोजगार रहते हैं। अगर देश के विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ ही व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाए, तो वह शिक्षा पूरी करने के साथ ही खुद का व्यवसाय आरंभ भी कर सकते हैं। अगला कारण है दोषपूर्ण नियोजन। हमारे देश में नियोजन नीति रोजगार मूलक नहीं है। रोजगार के अवसर अधिक उपलब्ध हो सकें, इस पर ध्यान कम दिया गया है। अगला कारण है श्रमिकों में गतिशीलता का अभाव। हमारे देश की ग्रामीण जनता आज भी परंपरा, कुरीतियों और अंधविश्वासों में जकड़ी हुई है। इसके कारण उनकी गतिशीलता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जहां रोजगार के साधन उपलब्ध हैं, वे वहां पहुंच ही नहीं पाते हैं। अगला कारण है विकास की धीमी गति। पंचवर्षीय योजनाओं में विकास की दर लक्ष्य से नीची रही है। इससे रोजगार के अवसरों में अधिक वृद्धि नहीं हो पाई। इसका मतलब यह है कि पंचवर्षीय योजनाओं में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, उन लक्ष्यों को अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सका है। अगला कारण है पूंजी का अभाव। कृषकों की आय कम होने से बचत नहीं हो पाती है। इससे पूंजी विनियोग नहीं हो पाता है और रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं, क्योंकि आधुनिक कृषि में भी पूंजी की आवश्यकता होती है। बीज, खाद, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों और सिंचाई की सुविधा के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, जो कि किसानों के पास नहीं होती है। अगला कारण है उद्योगों में मशीनीकरण। उद्योगों में विभिन्न प्रकार की उच्च तकनीकी मशीनों का प्रयोग होने लगा है, जिससे मानव श्रम की आवश्यकता कम हो गई है। इससे बेरोजगारी बढ़ती है। अगला कारण है शिक्षितों का दोषपूर्ण दृष्टिकोण। देश के शिक्षितों की श्रम कार्य में कोई रुचि नहीं होती। वे शारीरिक श्रम करने की अपेक्षा बेकार रहना पसंद करते हैं।
अगला कारण है रोजगार मार्गदर्शन का अभाव। देश में रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों को सूचना न मिलने से अवसरों की जानकारी नहीं होती है, उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। इन कारणों से हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जिसके विपरीत परिणाम हमारे देश में हमें देखने को मिलते हैं। बेरोजगारी बढ़ने के जो परिणाम होते हैं, आइए हम उन पर भी चर्चा करते हैं। बेरोजगारी बढ़ने का सबसे पहला परिणाम है मानव शक्ति का अपव्यय। कार्य करने के योग्य बहुत से व्यक्ति बेकार रहते हैं तो उनका श्रम व्यर्थ जाता है। इस प्रकार से बहुत से बेरोजगारों की श्रम शक्ति का उपयोग नहीं हो पाता और वह अपना योगदान देश के विकास में नहीं दे पाते। दूसरा परिणाम है आर्थिक विकास में बाधा। कृषि में निहित बेरोजगारी और अन्य बेरोजगारी से बचत शून्य हो जाती है, क्योंकि आय कम हो जाती है। पूंजी का निर्माण और विनियोग नहीं हो पाता, इससे देश के आर्थिक विकास में रुकावट आती है। बेरोजगारी का अगला परिणाम है संसाधनों की बर्बादी। देश में सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बहुत बड़ी धनराशि खर्च करती है, प्रशिक्षण पर भी खर्च होता है, परंतु बेरोजगारी के कारण ये सब व्यर्थ हो जाता है। बेरोजगारी का अगला परिणाम है सामाजिक समस्याएं। बेरोजगारी मानसिक और सामाजिक असंतोष को जन्म देती है। बेरोजगार व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट और परेशान और अभावग्रस्त रहता है। इससे समाज में चोरी, डकैती, बेईमानी, शराबखोरी, नशा आदि बुराइयां बढ़ जाती हैं। सुरक्षा व्यवस्था नष्ट होती है। नागरिकों में असुरक्षा की भावना बढ़ जाती है। सरकार को इस हेतु बहुत बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ती है। अगला प्रभाव है राजनीतिक अस्थिरता। बेरोजगारी के कारण एक बड़ा जनसमूह सरकार के विरुद्ध खड़ा हो जाता है। उनमें असंतोष और आक्रोश उत्पन्न हो जाता है। ये स्थिति राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देती है। सरकार पर हमेशा संकट बना रहता है। बेरोजगारी के कारण और परिणाम जानने के पश्चात आइए अब हम बेरोजगारी को दूर करने के उपायों की चर्चा करते हैं। इनमें सबसे पहला उपाय है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना चाहिए, इससे श्रमिकों की पूर्ति में कमी आएगी। रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ साथ जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे ही बेरोजगारी दूर हो सकेगी। अगला उपाय है लघु और कुटीर उद्योगों का विकास। ये उद्योग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थापित हैं तथा अंशकालीन रोजगार प्रदान करते हैं। इसमें पूंजी कम लगती है और ये परिवार के सदस्यों द्वारा ही संचालित होते हैं। इसके द्वारा बेकार बैठे किसान और उनके घर के सदस्य अपनी क्षमता, श्रम, कला, कौशल और छोटी छोटी जमा राशि का उपयोग कर अधिक आय और रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। अतः सरकार को इनके विकास के लिए पूंजी उपलब्ध करानी चाहिए। अगला उपाय है व्यावसायिक शिक्षा। देश की शिक्षा पद्धति में समयानुसार परिवर्तन की आवश्यकता है। हमें शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाना है, अर्थात शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात छात्र व्यवसाय से जुड़ सकेंगे। हाई स्कूल पास करने के बाद छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा चुनने के लिए जोर देना चाहिए। इससे शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे व्यवसाय से जुड़ सकेंगे और देश में बेरोजगारी की समस्या हल हो सकेगी। अगला है विनियोग में वृद्धि। सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पूंजी का निर्माण कर बेरोजगारी दूर की जा सकती है। निजी क्षेत्र में बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए जो कि श्रम प्रधान हों। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। बड़े बड़े उद्योगों में पूंजी गहन तकनीक पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि इनमें बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग किया जाता है और मानव श्रम कम लगता है। इससे बेरोजगारी बढ़ती है। अगला है सहायक उद्योगों का विकास। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के सहायक उद्योग जैसे दुग्ध व्यवसाय, मछली पालन, मुर्गी पालन, बागवानी, फूलों की खेती आदि का विकास करना चाहिए, जिससे कि किसानों को 12 महीने रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें। अगला उपाय है प्रशिक्षण सुविधाएं। अकुशल श्रमिकों को प्रशिक्षण देने के लिए जगह जगह प्रशिक्षण केंद्र खोलना चाहिए। इससे उत्पादन में वृद्धि होगी और बेरोजगारी भी कम होगी। श्रमिकों की मांग और पूर्ति के अनुसार प्रशिक्षण आयोजित किए जाने चाहिए।
श्रम को गतिशीलता प्रदान करना चाहिए जिससे वे दूसरे स्थान पर जाकर नौकरी प्राप्त कर सकें। अगला उपाय है ग्रामीण रोजगार योजनाओं का विस्तार। गांव में चलने वाली विकास योजनाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। जगह जगह कृषि सेवा केंद्र खोलने चाहिए। स्वरोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, समृद्धि योजना आदि का विस्तार किया जाना चाहिए। शहरों में प्रधानमंत्री रोजगार योजना, रोजगार गारंटी स्कीम आदि का अधिक विस्तार किया जाना चाहिए। अगला उपाय है कृषि उन्नति। कृषि में विभिन्न नए कार्यक्रम लागू करना चाहिए। बहुफसल योजना, उन्नत बीज, उर्वरक, कृषि यंत्रों का उपयोग, नई तकनीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। कृषि हेतु समय पर ऋण उपलब्ध कराना चाहिए जिससे कि किसान सही समय पर बीज, खाद, उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग कर सकें। सिंचाई योजनाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ सकेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियों के रूप में जनसंख्या विस्फोट और बेरोजगारी को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब आप लोग अभ्यास हेतु कुछ प्रश्नों को नोट कीजिए। पहला प्रश्न है जनसंख्या विस्फोट क्या है। अगला प्रश्न जनसंख्या वृद्धि के कोई 4 कारण लिखिए। अगला प्रश्न जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय लिखिए। अगला प्रश्न भारत में बेरोजगारी के कारण बताइए। बेरोजगारी के परिणाम लिखिए।